वो सारी आपकी फेस पे या तो स्टार्ट हो रही है या तो एंड हो रही है। UB1, ST1 और आपका GB1, ये तो 3 आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। और TW23, SI19 और LI20, ये 6 आपके यांग ऑर्गन्स की मेरिडियन जो कि आपके सिर पर या फेस पे खत्म होते हुए या एंड होते हुए ये सर मेरिडियन। रिपीट कर दो श्योर दोबारा। क्या पॉइंट्स रिपीट करना है? यस सर पॉइंट्स। जी। आपका UB1, ST1, UB1, ST1, GB1 और ये आपका TW23, SI19 और यहाँ पर आपका LI20। ये आपके टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 6 मेरिडियंस के। 3 स्टार्ट हो रही हैं, 3 वहां पे खत्म हो रही हैं सिर के हिस्से को कवर करते हुए। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर बताया गया है, जब यांग ऊर्जा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है तो अग्नि अथवा गर्मी बढ़ती है। जब यांग, जो जितने भी हमारे यांग आर्गन है उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाती है तो उसमें अग्नि अथवा गर्मी बढ़ जाती है। ये गर्मी सर्वप्रथम शरीर सिर को, हमारे हेड रीजन को प्रभावित करती है। क्या सिम्टम आते हैं इससे? चेहरा, आंखें लाल हो जाती हैं, सर बाहरी विंड एवं समर हीट से भी प्रभावित होती है। यानी कि जो हमारा मौसम चेंज होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ी है तो उससे भी हमारे सिर पे ही इसका इफेक्ट आता है। तो जब शरीर में यांग ऊर्जा घट जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए सर पर स्थित यांग मेरिडियन के बिंदुओं पर उपचार देते हैं। यानी कि यांग ऊर्जा बढ़ी है तो यांग ऑर्गन्स के जो पॉइंट्स हैं उस पर ट्रीटमेंट करके उसको हम बैलेंस करते हैं। फिर हमारे चेस्ट रीजन पे हमारे जितने भी ऑर्गन्स की मेरिडियन है वो सभी इन ऑर्गन्स की मेरिडियन है। जैसे सेंटर में CV है आपका, उसके साथ आपका किडनी मेरिडियन है, उसके साथ आपका स्टमक मेरिडियन है, उसके साथ आपका स्प्लीन मेरिडियन है, फिर लिवर मेरिडियन है। ये सभी के सभी आपके चेस्ट रीजन और पेट रीजन को कवर करता है। अगर इन मेरिडियन में आपकी ऊर्जा बढ़ जाए तो पेट में भारीपन या चेस्ट में भारीपन, तो इन मेरिडियंस के ऑर्गन्स की बैलेंसिंग करते हैं उसके पॉइंट्स को लगा करके। पॉइंट्स क्या लगाएंगे आगे दिया हुआ है। इसके अलावा आपके जितनी स्पाइन बैक साइड में जितनी भी मेरिडियन आपकी जा रही है वो यांग मेरिडियन जा रही है। तो यानी कि यांग मेरिडियन में अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका बैक में प्रॉब्लम आएगी, अपर बैक में प्रॉब्लम आएगी, लोअर बैक में प्रॉब्लम आएगी। तो हम यांग मेरिडियंस के पॉइंट्स को बैलेंस करके हम बैक के पॉइंट्स, बैक की एरिया को ठीक करते हैं। तो अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है आपका, अभी पॉइंट्स आपको आगे मिलेंगे इसको बैलेंस कैसे करना है। इसी तरह से आपका एक्सटीरियर और इंटीरियर, अबव एंड बिलो। एक्सटीरियर क्या है? आपका यांग है, इंटीरियर आपका इन है। अबव आपका यांग है और बिलो वेस्ट आपका इन है। तो इनके किस एरिया में प्रॉब्लम है तो इनका ट्रीटमेंट करेंगे कि यांग का ट्रीटमेंट करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो जब आगे हम सिम्टम्स के साथ इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन टर्म्स ऑफ इन एंड यांग दिया हुआ है। फायर, हार्ट, रेस्टलेसनेस, ड्राई हार्ट, ये आपके सारे यांग है। फायर, फायर का अपोजिट वाटर, इन हो गया। हार्ट आपका यांग है, उसका अपोजिट कोल्ड, इन हो गया।
रेस्टलेसनेस यांग है, उसका अपोजिट आपका क्वाइट इन हो गया। ड्राई आपका यांग है, वेट आपका इन हो गया। तो ये आपको बुक से देख के पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि जो भी हाइपर कंडीशन है वो यांग है, जो हाइपो कंडीशन है वो इन है। जिस प्रॉब्लम में एक्टिविटी ज़्यादा है वो आपका यांग है, और जिस प्रॉब्लम में एक्टिविटी कम है वो आपका इन है। तो इससे आपको जो है इन और यांग को कोरिलेट करना है। बाकी यहाँ पर समझाते हुए आपको दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। तो ये सारा बुक में दिया हुआ है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आप 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर पे है, पेज नंबर 28 पे, इंग्लिश में, हिंदी में 67। इसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स बताए गए हैं कि हम उसको इन यांग में कैसे समझेंगे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपका रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एंड ट्रेमर्स इंडिकेट एक्सेस ऑफ यांग, यानी कि यांग एक्सेस है, यांग एक्सेस का ट्रीटमेंट करेंगे। ये डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो आगे दिया हुआ आपका। फिर क्वाइट बिहेवियर, स्लीपनेस और डिजायर टू बी इम्बॉयबल इंडिकेट एक्सेस ऑफ इन। एनी सिम्टम्स ऑफ ड्राइनेस सच एज ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, ड्राई स्टूल, ये इंडिकेट करता है आपका कि यांग एक्सेस है। जब यांग एक्सेस होगा तो इनडिफिशिएंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सिम्टम्स आप दिए हैं, यहाँ से आप सारे सिम्टम्स को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे कि पढ़े, हम पढ़ के समझा दें थोड़ा सा। सर ये अभी तो रहने पढ़ दीजिए। हाँ जी, आप मेन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मोटा मोटा सर सुनने से नींद आती है सर, कुछ एक्सप्लेन दूसरे वाला कर दो, पढ़ तो खुद भी लेंगे। नहीं, यस मेन सर, मेन तो आपने बता ही दिए हैं। जी जी, यस सर। ठीक है, ठीक। देखिए, जहाँ तक डायग्नोसिस की बात है तो हमें जो है थोड़ा सा समझना तो पड़ता है। चलिए हम आगे चलते हैं। सर साथ साथ रेफर कर लेंगे ना, हाँ, लगातार सुन के ना फिर नींद आ जाती है। चलिए ठीक। तो साथ साथ साइमल्टेनियसली रेफर कर लेंगे, जब डायग्नोस आएगा ना पिछले पेज को कंसल्ट कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब ये इसके बाद 5 एलिमेंट थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, और आगे हम लोग आ जाते हैं। अब ये आपका है लाइफ स्टाइल, पेज नंबर 87 पे आ जाइए। हिंदी में 87 है, और इंग्लिश में आपका इंग्लिश में पेज नंबर 49 है। इंग्लिश में पेज नंबर 49। इसमें आपका दिया हुआ है वेरियस फॉर्म्स ऑफ पी। फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ पी। इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पहला आपका इसका दिया हुआ ट्रांसफॉर्मिंग, ये थोड़ा सा डायग्नोसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, और यहीं से हम आपको पीडीएफ बना के भेजेंगे आपको।
ट्रांसफार्मिंग दिया हुआ है, इसमें जो है फूड इज पेज नंबर बोलिए, पेज पेज नंबर नंबर। पेज नंबर हिंदी में 88 है और इंग्लिश में 49 है। हिंदी में हिंदी में 88, 88। इंग्लिश में 49। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग दिया हुआ है, इसको समझने की जरूरत है और इसको समझ करके हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस ऑर्गन का ट्रीटमेंट करना होता है। फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड क्वी बाय द स्प्लीन। अगर फूड आपका ट्रांसफॉर्मिंग होकर के फूड क्वी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम स्प्लीन का ट्रीटमेंट करते हैं। फ्लूइड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द किडनी। जो आपके बॉडी में फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स का इम्बैलेंस है। सर कौन सी स्प्लीन का कौन सा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है फूड में कन्वर्ट करने के लिए? अभी तो हम लोग पॉइंट्स पे डिस्कस आगे करेंगे जाके, अभी तो सिर्फ हम ऑर्गन जान रहे हैं। ओके सर, ओके। सर पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम है? मतलब बंदा वो दुबला पतला होगा जिसकी फूड की नहीं बन रही है। उसके सिम्टम्स आगे दिए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, जब सिम्टम के साथ आगे सब कुछ दिया हुआ, सिम्टम्स भी दिए हैं, क्या सिम्टम होगा तो हम कैसे अच्छा पहचानेंगे, और पॉइंट्स भी उसके दिए हुए साथ के साथ। ठीक है सर। तो अभी ये सिर्फ जो है आपको जानना है कि कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है, फिर आपको सिम्टम के साथ और पॉइंट साथ में मिलेंगे आपको आगे। तो फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फूड क्वी, इसके लिए जिम्मेदार होता है स्प्लीन आपका। अब फ्लूइड्स जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर फ्लूइड्स ट्रांसफॉर्म बाय किडनी, किडनी के माध्यम से होता है, अगर कहीं पे फ्लूइड्स का इम्बैलेंस है तब हम किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर चाहे आप करस्पॉन्डेंस पे करिए, चाहे फिर हम मेरिडियंस के पॉइंट पर करें। यूरिन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द यूरिनरी ब्लैडर, इसके नाम से ही क्लियर है आपको। फूड क्वी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लड बाय द हार्ट। जो फूड क्वी बना, अगर उससे ब्लड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तब हम हार्ट पे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग, फूड क्वी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द स्प्लीन। फूड क्वी जो आपने खाना खाया उससे जो फूड क्वी बना, जो उससे एनर्जी बनी, वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है स्प्लीन के माध्यम से। फूड क्वी भी स्प्लीन के माध्यम से बनता है और वो आगे ट्रांसपोर्ट भी होता है स्प्लीन के माध्यम से। तो दोनों में स्प्लीन का ट्रीटमेंट करेंगे, चाहे हाथ की हथेली पे करस्पॉन्डेंस पे कर दीजिए या स्पेसिफिक पॉइंट मेरिडियंस पे कर दीजिए। फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द स्किन बाय द लंग्स। आपके जो बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं स्किन में लंग्स के माध्यम से। अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो यानी कि स्किन प्रॉब्लम में लंग्स का ट्रीटमेंट। क्वी इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय द किडनी। जो ऊर्जा का प्रवाह है नीचे से ऊपर की ओर, वो किडनी करती है। क्वी इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारे क्वी का जो है ट्रांसपोर्टेशन है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, वो काम करता है लीवर, लीवर के माध्यम से। अगर हमारे पूरे सभी डायरेक्शन में एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है तो हम लीवर का ट्रीटमेंट कर देंगे, यानी कि लीवर में रुकावट है।
P is transported downward by the lungs. ऊपर से नीचे एनर्जी भेजता है लंग्स और नीचे से ऊपर एनर्जी भेजता है किडनी। ऊपर से नीचे लंग्स, नीचे से ऊपर किडनी। ऊपर से नीचे नहीं जा रहा तो लंग्स का ट्रीटमेंट, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा तो किडनी का ट्रीटमेंट। होल्डिंग, ब्लड इज हेल्ड इन द ब्लड वेसल्स बाय द स्प्लीन। हमने पहले ही बताया था कि स्प्लीन जो है होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। फ्लूइड्स आर हेल्ड बाय द स्प्लीन। यूरिन इज हेल्ड बाय द किडनी एंड यूबी, और स्वेट इज हेल्ड बाय द लंग्स। अगर स्वेटिंग कंट्रोल नहीं हो रही है तो लंग्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके पॉइंट लगाएंगे। प्रोटेक्टिंग, द बॉडी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक्स ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर बाय द लंग्स। तो लंग्स जो है हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। वार्मिंग, यांग भी वार्म्स द बॉडी। जो हमारी यांग ऊर्जा होती है वो हमारे बॉडी को वार्म करती है। वार्मिंग द बॉडी इज प्राइमरीली डन बाय द किडनी यांग। किडनी यांग यानी कि किडनी का फंक्शन ठीक होगा तो आपकी बॉडी वार्म रहेगी। वार्म का मतलब कि एक्टिव रहेगी। जैसे जिनके पैर ठंडे होते हैं, घुटने ठंडे होते हैं, कमर ठंडे होते हैं, उसको वार्म अप करता है किडनी। वार्मिंग द बॉडी इज सेकेंडरी डन बाय द स्प्लीन यांग। जब किडनी की फंक्शनिंग काफी लंबे समय तक वीक हो तो वो धीरे धीरे स्प्लीन यांग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्प्लीन की फंक्शनिंग वीक हो जाती है। तब हम स्प्लीन यांग का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट इसमें आगे दिया हुआ आपका। फिर कूलिंग, इन क्विक कूल्स द बॉडी। कूलिंग द बॉडी इज प्राइमरी डन बाय द किडनी इन। कूलिंग द बॉडी इज सेकेंडरी डन बाय द हार्ट। जब आपकी बॉडी गर्म हो तो उसका कूलिंग करने के लिए जो है किडनी इन का ट्रीटमेंट करने, वार्म करने के लिए किडनी यांग का और कूलिंग करने के लिए किडनी इन का। सर अगर बहुत देर तक किडनी वीक है तो स्प्लीन इफेक्ट हो जाती है। हाँ जी, स्प्लीन यांग आपने बताया, तो जी, जी। ऐसे पेशेंट का पहले स्प्लीन यांग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद किडनी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। पहले अगर किडनी से स्प्लीन में कन्वर्ट हो गया है तो पहले स्प्लीन का हाँ ट्रीटमेंट जी, करेंगे, हाँ जी, तो उसके बाद हम किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है सर, जी। थैंक यू। इसके बाद आपका दिया हुआ डायरेक्शन ऑफ पी। डायरेक्शन ऑफ पी दिया हुआ है। फिर आपके सभी ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। तो ये आप मेरे ख्याल पढ़ लेंगे आप लोग। है तो ये भी डायग्नोसिस का पार्ट। जैसे लंग्स के बारे में। सर जो आपकी फ्री वाली क्लास थी ना, आपकी जो फ्री वाली क्लास थी उसमें कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अब मेरे हाथ में ड्राइनेस हो रही है या स्किन में ड्राइनेस हो रही है या डिटर्जेंट एलर्जी है, ऐसे क्वेश्चंस किए थे आपने। LU8
पे रेड कलर बताया था, वो यही डायग्नोस था कि स्किन का ट्रीटमेंट हम लंग्स पर, स्किन प्रॉब्लम के लिए हम लंग्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, हाँ वो जी, हाँ जी, इसी वजह से था जो आपने पॉइंट LU8 पे रेड कलर बताया था? जी जी जी, इसी वजह से था। ठीक है। लंग्स जो है हमारे स्किन को देखता है। हाँ जी। जी, तो जैसा कि हम लंग्स के बारे में आपको बता चुके हैं, और लंग्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ कि जैसे बर्तन का ढक्कन उसके ऊपर होता है, वैसे ही फेफड़े, लंग्स यानी कि शरीर में सबसे ऊपर होने के कारण शरीर के ढक्कन के रूप में काम करता है। फेफड़े पी को ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित करता है, और फेफड़े पी को ऊपर से नीचे गुर्दे एवं मूत्राशय में भेजते हैं, यानी किडनी और यूबी में। फिर किडनी के बारे में लिखा हुआ है, लंग्स की नीचे किडनी तक जाती है, जिसे किडनी प्राप्त करती है, और किडनी की नीचे से ऊपर लंग्स तक जाती है। लंग्स एवं हार्ट सांस को बाहर निकालने के कार्य का नियंत्रण करते हैं। लंग्स और हार्ट सांस को बाहर निकालने का कार्य पे नियंत्रण करते हैं। किडनी एवं लीवर श्वास के अंदर लेने के कार्य का नियंत्रण करते हैं। किडनी शरीर के द्रव के रूपांतरण का कार्य करती है। अशुद्ध द्रव को किडनी नीचे भेज देती है तथा शुद्ध भी ऊपर प्रभावित कर देती है। लंग्स एवं किडनी एक दूसरे का संतुलन करते हैं। यह कार्य फेफड़े की के नीचे की ओर भेजकर और किडनी इस पी को नीचे से ऊपर की ओर भेजकर करते हैं। फिर इसी तरह से लीवर का दिया हुआ है, लीवर की नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है। ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा है? उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलते हैं हम लोग फिर। सर एनर्जी एक फ्लो क्वेश्चन ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है या नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, या एनर्जी फ्लो में कहीं भी स्टैग्नेशन है, ये हमें सिम्टम्स देख के पता चलेगा? हम ऐसे तो एनर्जी फ्लो का को नहीं पता कर सकते ना। चलिए हम आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ले चलते हैं। सर एक चीज हाँ, बीच में पूछनी पड़ रही है, पापा को जैसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है कि उनकी पूरी शर्ट गिल्ली हो जाती है चाहे नहाकर आए हैं, तो उनके लिए एक पॉइंट बता दो जो दिन में लगा लूं, बाकी प्रोटोकॉल तो रात में लगा रही हूँ मैं। पूरा ही लगाना पड़ेगा, एक से बात नहीं बनेगी। अच्छा वो मतलब वो रात को तो लगा ही रहता है, फिर दिन में क्या हाँ, सोल्यूशन है? वो बस उतना ही करना है। ओके ओके। एक ही बार ट्रीटमेंट बहुत है, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। बार बार ओके सर। एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। पेज नंबर हिंदी में 100 पे दिया हुआ है और इंग्लिश में आपका 61 पे दिया हुआ आपका। जो लोग जिसके पास बुक्स नहीं है, जो आप लिख सकते हैं लिखिएगा, बाकी हम इसको भेजेंगे आपको। इसमें जो है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ भी दिया हुआ है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ भी दिया हुआ है। लंग्स की डिफिशियंसी होगा तो क्या सिम्टम होगा, स्किन की डिफिशियंसी होगा तो क्या सिम्टम होगा, किडनी की डिफिशियंसी है तो क्या सिम्टम्स होंगे, हार्ट की डिफिशियंसी होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी होगा तो क्या सिम्टम होगा। तो यहाँ पे सभी इन ऑर्गन्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट और सिम्टम्स के साथ बताया गया है, जिसमें से सभी ऑर्गन्स की डिफिशियंसी के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो अलग होते हैं। जो अदर सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी डिफिशियंसी के कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ पर। जैसे आपका लंग्स की है
अगर लंग्स की डिफिशियंसी है, यानी कि लंग्स ऑर्गन उसका वीक है, उसकी फंक्शनिंग वीक है, तो उसके मेन सिम्टम हो गए ब्रीथलेसनेस, सांस चढ़ेगी, वीक वॉइस, आवाज जो है स्लो होगी, और कफ, कफ भी उसका ड्राई कफ होगा। लंग्स की डिफिशियंसी होगी तो ड्राई कफ, यानी कि जिसको भी ड्राई कफ होगा उसको हम लंग्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट देंगे। ये इसका मेन सिम्टम है। पहला ब्रेथलेसनेस, आवाज कमजोर, दूसरा ड्राई कफ। और इसके अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जो अदर सिम्टम्स बताने जा रहे हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तब वो सिम्टम्स जो है एडिशनल बढ़ जाते हैं। जैसे टायर्डनेस, जल्दी थक जाएगा, ब्राइट वाइट कॉम्प्लेक्शन, एम्प्टी पल्स, पल्स उसका चेक करेंगे तो पल्स जो है मिसिंग होगा, डिसलाइक कोल्ड, डे टाइम स्वेटिंग, जिसको डे टाइम केवल स्वेटिंग होती है, रात को नहीं होती है। डे टाइम लिखा है मतलब कि उसको रात को नहीं होगी। डे टाइम में, डे टाइम स्वेटिंग का मतलब कि जो नॉर्मल स्वेटिंग है उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी रात में स्वेटिंग तो होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो जिसको डे टाइम में स्वेटिंग होती है उसको भी लंग्स की डिफिशियंसी। डिसलाइक टू स्पीक, कैचेस कोल्ड फ्रिक्वेंटली, और ड्राई कफ तो बताया ही हमने आपको, कफ भी निकल सकते। जो लंग्स की डिफिशियंसी वालों को कफ निकलेगा वो जो है, कफ जो है कभी कभी निकलेगा, हर समय नहीं निकलेगा, जैसे सुबह के टाइम या रात के टाइम। तो लंग्स की डिफिशियंसी के मेन सिम्टम्स आपके ब्रेथलेसनेस, वीक वॉइस और कफ। तो जिनके पास बुक नहीं है ये चार्ट हम भेजेंगे आपको, जो लिख सकते हैं वो लिख लीजिएगा, नहीं तो हमें इस ये भेजेंगे आपको। बाकी जो सिम्टम्स है वो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब इसका टंग डायग्नोसिस बताया हुआ है कि जीभ में जो लंग्स का जो एरिया है, एक या दो आड़े क्रैक होते हैं। अ- जैसे अगर आप जीभ को आगे निकालते हैं तो जीभ का जो टिप होता है वो हार्ट है, जीभ का अगला एरिया लंग्स है। तो जीभ की डायग्नोसिस जानने के लिए आप ट्रेटाइज 1 में पीछे की पेजेस में टंग डायग्नोसिस बना हुआ है, उसमें एरिया दिखाया हुआ कि कौन सा एरिया हार्ट का है, कौन सा एरिया लंग्स का है, कौन सा स्प्लीन का है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर टंग्स पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे, आपको थोड़ा थोड़ा जो हम आपको बता सकते हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लंग्स का एरिया होता है, जो टिप का एरिया है वो हार्ट, टिप के ठीक ऊपर आपका लंग्स होता है, यानी कि उस एरिया में एक या दो आड़े क्रैक हो, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो लंग्स डिफिशियंसी नहीं है। एक या दो आड़े क्रैक का मतलब ऐसे और ऐसे। तो आप टंग को देख करके भी डायग्नोस कर सकते हैं और सिम्टम्स को भी देख करके डायग्नोस कर सकते हैं आप। तो कभी कभी सिम्टम्स नहीं आते हैं, आपके टंग पे शो हो रहा है, तो भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं लंग्स की डिफिशियंसी का। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, इसका रीजन ऑफ डिफिशियंसी बता रहा है यहाँ पे। रीजन ऑफ डिफिशियंसी हम कल की क्लास में बता भी चुके हैं कि अगर पेरेंट्स को कभी टीबी हुआ हो तो भी लंग्स की डिफिशियंसी हो सकता है बच्चे को।
और जो टेबल पे ऐसे झुक करके पढ़ते हैं इस तरीके से, जो बच्चे झुक करके पढ़ते हैं या झुक करके काम करते हैं या झुक करके मोबाइल लगातार देखते हैं, तो ये आपका जो है लंग्स अफेक्टेड होता है, लंग्स की डिफिशियंसी होती है। इसलिए हमें सीधे बैठ करके सामने देख करके पढ़ना चाहिए, सामने देख करके काम करना चाहिए। सर्दी या फ्लू के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेने पर भी, जैसे बार बार आपको कफ कोल्ड होता है और उसकी वजह से आपको बार बार दवा लेनी होती है, इससे भी आपकी लंग्स वीक हो जाता है, उसकी कैपेसिटी वीक हो जाती है, क्योंकि आप दवा पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सारे आपके लंग्स की डिफिशियंसी के सिम्टम हैं। तो लंग्स की डिफिशियंसी के सिम्टम्स का ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नीचे, LU79, CV6, CV12, UB13 और ST36। ये आपको चार्ट में देख के लगाना होता है, ब्योल चार्ट को देख करके। सारे पॉइंट आपके टोनिफाई होंगे। सर UB13 के बाद और भी पॉइंट है? ST? ST36, ओके, हमारी बुक में नहीं है ST। LU79, CV6, CV12, UB13, ST36। वो सारे पॉइंट मिसिंग है इसमें। हाँ, इसमें आपको हम CV12 2 पॉइंट मिसिंग है। 2 पॉइंट मिसिंग है, कोई बात। CV12 और ST36। मेरा तो बहुत पुराना किताब है। इसमें GB13 भी होता है आपका। UB13 जी UB, इसमें खाली UB13 दिया है। हाँ, UB13 दिया हुआ है, GB13 भी होता है। वेसल, गवर्निंग वेसल्स। हाँ जी, हाँ जी, गवर्निंग वेसल। सर इनको टोन करना है? ये सारे पॉइंट टोन करने होते हैं। ये सारे पॉइंट टोन करने से आपकी लंग्स की डिफिशियंसी ठीक होती है। तो जिनको भी सांस चढ़ता है, जिसके लंग्स वीक है, बार बार कफ कोल्ड होता है, जिनको पसीना ज़्यादा आता है डे टाइम में, जिनके हाथ में आप मैग्नेट लगाते हैं पसीने से उतर जाता है, उनको भी आप लंग्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो हम लोगों ने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम इससे और भी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताने जा रहे, एक सिम्टम्स आपको बता देते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी प्रेशर तो बनता है, लेकिन जाते हैं तो होता नहीं है, यानी कि एनएस प्रॉपर खुलता ही नहीं है। तो अगर लंग्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे एनएस खुलता है। क्यों? क्योंकि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आपके पेयर ऑर्गन है। लंग्स आपका इन है और लार्ज इंटेस्टाइन आपका यांग है। यांग में एनर्जी एक्सेस होती है और इन में एनर्जी डिफिशिएंट होता है। और एनर्जी एक्सेस होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेशर तो बनता है, लेकिन आपकी लंग्स इतनी वीक है तो वो एनएस को खोलता ही नहीं, या बड़े मुश्किल से खोलता है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है। तब हम ऐसे केस में, जब कोई पेशेंट आए कि कहे कि बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तब जाके स्टूल पास होता है, तब हम उस केस में लंग्स की डिफिशियंसी का भी ट्रीटमेंट करते हैं। और जिनको बार बार कफ कोल्ड होता है या ड्राई कफ होता है, तो इसको लंग्स की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट यानी कि टोनिफाई करने से ये बार बार जो कफ कोल्ड होता है, ये टेंडेंसी ठीक हो जाती है।
तो ये तो आपके लंग्स की डिफिशियंसी के सिम्टम्स और ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके बाद आ जाइए स्प्लीन की डिफिशियंसी। स्प्लीन की डिफिशियंसी में आपको भूख नहीं लगेगी, यानी कि भूख कम लगेगी। स्प्लीन की डिफिशियंसी होगा तो इसका आपका डायग्नोसिस होगा कि जिसको भूख कम लगे उसका स्प्लीन बी की डिफिशियंसी है। हैवीनेस इन चेस्ट, चेस्ट में हैवीनेस लगे, लूज स्टूल हो, स्टूल बेशक एक बार जाता हो लेकिन लूज हो रहा है तो यानी कि स्प्लीन उसका वीक है। नोजिया महसूस होता है तो भी स्प्लीन वीक है, यानी कि स्प्लीन की ऊर्जा कम है, क्वी डिफिशियंसी है। तो इसके जो क्वी डिफिशियंसी के पॉइंट है उसको टोनिफाई करेंगे। तो ये इसका मेन सिम्टम था, भूख कम लगना, हैवीनेस इन चेस्ट, लूज स्टूल, नोजिया, ये इसका मेन सिम्टम है। जो अदर सिम्टम है, अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो सिम्टम्स हमारे बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाता है? टायर्डनेस। टायर्डनेस लंग्स की डिफिशियंसी में भी था, स्प्लीन में भी है।